आखिरकार मिडिल ईस्ट पर छाए तबाही के बादल छट चुके हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के हवाले से अमेरिका और ईरान के बीच 14 शर्तों के एमओयू पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस डील पर फाइनल सिग्नेचर बताया जा रहा है 19 जून को होने है। इस एमओयू में हॉर्मूज खुलने समेत कई शर्तों पर दोनों देशों की तरफ से सहमति जो है वो जताई गई है, लेकिन इसमें सबसे अहम है ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस पर फिलहाल के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। और इस एमओयू पर दस्तखत के अगले 60 दिनों तक इस मुद्दे पर बात होनी है, यानी एमओयू साइन हो भी जाएगा तो 60 दिनों तक दोनों देश के बीच बातचीत होती रहेगी। तो क्या ये डील वाला बुलबुला महज ट्रंप की कोशिश मात्र है? भाई जैसे भी हो, इस जंग से बला छूट जाए, पीछा छूट जाए, क्योंकि अब ट्रंप की किरकिरी उनके अपने ही देश में हो रही है। इसके अलावा इस एमओयू के मुताबिक नेतन्याहू के हथियारों पर भी ट्रंप ने जंजीरें डाल दी है, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है कि वो अब इजराइल से भी ईरान की सुरक्षा करेंगे। लीजिए, अभी इजराइल के साथ खड़े थे, अब एमओयू जो बात आ रहे हैं, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल से सुरक्षा ईरान की करेंगे कौन? ट्रंप। लेकिन इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर तल्ख लफ्जों में ये कह चुके हैं कि उनका मुल्क किसी का गुलाम नहीं। इस समझौते में देखा जाए तो अधिकतर शर्तें ईरान के समर्थन में, और फिर चाहे वो हॉर्मूज खुलना ही क्यों ना हो, सैंक्शन हटना हो, फिर इजराइल से सुरक्षा की बात हो, हर मोर्चे पर ईरान ने अपना पलड़ा भारी ही रखा है। यानी ईरान जो शर्तें पहले पाकिस्तान के थ्रू बताता आया था, लगभग वही शर्तें इस एमओयूज में नजर आ रही हैं। क्या ये एमओयू महज ट्रंप का खुद का बर्थडे गिफ्ट है, जिससे उन्होंने जंग के मैदान से पूरी तरह से खुद को बाहर कर लिया है? लेकिन 14 पॉइंट की इस डील से भारत की बल्ले बल्ले क्यों हो गई है? आखिर इस डील से भारत कैसे भारी मुनाफे में है, आपको वो भी बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वो शर्तें जिन पर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बात बन चुकी है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अपने बर्थडे पर वो एक बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। हालांकि अंत तक ईरान से इस समझौते से ईरान जो है वो इनकार करता रहा, लेकिन देर रात तक खबर ये आई कि दोनों मुल्कों के बीच एक समझौते के एमओयू पर सहमति बन गई है। आखिर इस एमओयू में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, जरा वो समझ लीजिए। शर्त नंबर 1 की बात करें तो ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा। यानी कि जिस लेबनान को सीज फायर डील में शामिल करने को लेकर ईरान शुरू से अड़ा हुआ था, आखिरकार अमेरिका ने उसकी शर्त को मंजूरी दे ही दी। इसके अलावा शर्त नंबर 2, इसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान को फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। अमेरिका तो दे रहा है, इजराइल देगा या नहीं उसकी गारंटी भी अमेरिका ले रहा है। शर्त नंबर 3, अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो इजराइल से भी ईरान की सुरक्षा करेगा। अभी तक इजराइल के साथ थे, लेकिन अब इजराइल से सुरक्षा करेंगे ईरान की ट्रंप। यानी कि ट्रंप ने अपने मन मुताबिक नेतन्याहू के हथियारों को भी जंजीरों में बांध दिया है। शर्त नंबर 4 की बात करें, हॉर्मूज से नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी जो अमेरिका ने कर रखी है, और ईरान की तरफ से जिस तरह की नाकेबंदी देखने को मिल रही थी, अमेरिका पूरी तरह से हॉर्मूज स्ट्रेट से अपने ब्लॉकेट को हटा लेगा। शर्त नंबर 5 ये कि ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां जो हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। शर्त नंबर 6 के मुताबिक हॉर्मूज स्ट्रेट के रास्ते 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार के पहले की तरह ही बहाल कर दिया जाएगा, और ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। शर्त नंबर 7 की अगर बात करें तो हॉर्मूज स्ट्रेट दोबारा से खुल जाएगा। जैसे पहले तेल जाते थे, यहाँ से जहाज गुजरते थे, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जिसका ये साफ मतलब है कि रास्ते जब खुल जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस का जो संकट गहराया हुआ था उससे दुनिया को आज़ादी मिल जाएगी। पूरी दुनिया के ऊपर ये संकट था, लेकिन अब ये संकट हटता हुआ नजर आ रहा है। शर्त नंबर 8 ये कि ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी कर दिए जाएंगे। इस पर अमेरिका मान नहीं रहा था, अब देखिए इस पर भी मान चुका है। शर्त नंबर 9 ये कि अमेरिका शुरुआती चरण में ईरान के फ्रीज एसेट्स का आधा हिस्सा जारी करेगा। पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं था, आधा हिस्सा अब जारी करेगा और फिर धीरे धीरे बाकी जो फ्रीज हिस्से हैं, एसेट हैं, उसको भी जारी किया जाएगा। शर्त नंबर 10 की बात कर ले, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। शर्त नंबर 11 के मुताबिक अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा। शर्त नंबर 12 ये कि अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आयात के बदले में ईरान के आसपास के इलाकों में सैन्य गैजेट्स कम कर देगा।
शर्त नंबर 13 ये, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का अपना कमिटमेंट जो है वो दोहराएगा और 60% समृद्ध यूरेनियम के मुद्दे पर आगे जो है बातचीत होनी है। पहले तो बिल्कुल अमेरिका तैयार नहीं था कि नहीं, इस पर तो मानना ही पड़ेगा, अब उस पर भी तैयार नजर आ रहा है। इस एमओयू की शर्त नंबर जो 14 है वो ये कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की औपचारिक वार्ता होगी एमओयू साइन होने के बाद, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश की जाएगी। हालांकि आपको हम ये साफ कर दें कि ये जो मसौदा है, ये जो एमओयू हम आपको बता रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, जबकि अमेरिका या ईरान ने इस पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ईरान अमेरिका के बीच डील पर सहमति क्या बनी, इसकी सबसे ज्यादा खुशी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखने को मिली। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, मानो उनके गले में फंसी हड्डी किसी तरह निकल गई हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल एमओयू के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है और ट्रंप का रिएक्शन क्या है। इसमें लिखा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो और तेल को बहने दो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। सभी को बधाई। मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को टोल फ्री खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड को तुरंत हटाने की भी मंजूरी देता हूं। दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल बहने दो। महीनों के संघर्ष के बाद अब आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इस समझौते से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आखिर कैसे, वो जरा समझ लीजिए। डील जो हुई है उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हॉर्मुज खुलने से भारत के लिए तेल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। भारत मध्य पूर्व से करीब 60% तेल आयात करता है। युद्ध के दौरान बढ़ी तेल कीमतें अब गिरती नजर आएंगी, जिससे कि भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा और फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव घटेगा। इस डील के तहत ईरान पर लगी पाबंदियों में अमेरिका ढील देगा। ईरान पर सैंक्शंस जो हैं उस पर ढील दिया जाएगा। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट तेज हो सकता है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत का रास्ता है। इस प्रोजेक्ट से भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया हुआ है। भारत ईरान व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग तेजी से आगे बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों को ईरान में निवेश का फिर से मौका मिलेगा। आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर एक शब्द लिखा इस वक्त दिख रहा होगा, रिमेंट। पहले आपको इसका मतलब समझाते हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय करीब काम करते हैं, जिससे कि वो बड़ी मात्रा में पैसा अपने घर भेजते हैं, काम वहाँ करते हैं और जाहिर सी बात है इसलिए रह रहे वहाँ कि घर पैसा भेजा गया पैसा रिमेंट्स कहलाता है। ये आम तौर पर विदेशी मुद्रा में आता है, जो भारत में रुपए में तब्दील हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े रिमेंट्स प्राप्त करने वाले देशों में भारत नंबर 1 पर है। भारत को हर साल करीब 8 से 10 लाख करोड़ रुपए इस तरीके से मिलते हैं। ईरान अमेरिका की डील से मिडिल ईस्ट में स्थिरता जो है वो बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय स्थिरता से खाड़ी देशों में भारतीय कामगार जो कि वहां जाते हैं, काम करते हैं, उनके हालात इस वक्त जो स्थिति में फंसे हुए हैं, वो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा बढ़ेगी और ये जो फ्लो है रिमेंट्स का वो बढ़ जाएगा। शिपिंग, बीमा, व्यापार लागत कम होगी, जिससे कि भारतीय जो निर्यातक है उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारत को इस डील से दोहरा फायदा है। एक तो प्रोजेक्ट जो हमने आपको बताया, उस प्रोजेक्ट में तेजी से काम आगे बढ़ेगा और दूसरा भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुल जाएगा तो ये तो सभी देशों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ महंगाई कम होगी, दूसरी तरफ मध्य एशिया में भारत की पैठ और ज्यादा बढ़ जाएगी। और चलिए आगे आपको सुनाएंगे अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी का लाख टके का सवाल। उससे पहले देखिए आज की टॉप 6 स्टोरीज। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट को भारत का सच्चा दोस्त बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती साझा विश्वास और साझा भविष्य के प्रतीक है। द्विपक्षीय वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा और टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने स्लोवाकिया की कंपनी को भारत आने का न्योता भी दिया। वहीं प्रधानमंत्री फिको ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें चमत्कारी नेता बताया।
नीट से विवाद थम नहीं रहा है। ताजा मामला अहमदाबाद से जुड़ा है, जहां साइबर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिस पर नीट यूजी के री एग्जाम से पहले ऑनलाइन पेपर दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं नीट मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को कोर्ट में 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी के मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप देगी। वहीं चंदे में गड़बड़ी का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। यहां से इंडिगो ने लखनऊ के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। इस स्पेशल फ्लाइट में 170 किसान सवार हुए। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दी है। आपको बता दें कि लखनऊ पहुंची किसानों की ये टोली जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। उनका आभार भी जताया। कोचिंग विवाद में जेल से बाहर आए ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद ने खान सर पर बड़ा आरोप लगाया है और अपने भाई की हत्या के मामले में उनके नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। वहीं खान सर ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर दुख जताया है और हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि प्रिंस की मौत मामले में तेज प्रताप यादव ने भी खान सर को दोषी बताया और कहा कि खान सर ने ही प्रिंस की हत्या की साजिश रची। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज की स्थापना दिवस पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा, उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज ही सोमवती अमावस्या भी है, जिसको लेकर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। इसकी वजह से नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। और चलिए अब वक्त है नवभारत सुपर 6 में अपनी स्पेशल स्टोरी का। आखिरकार हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री हो चुकी है, जहां उन्होंने पहली ही सभा के दौरान अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ कर दिया है कि अब सपा के लिए 2027 की राह और मुश्किल होने वाली है। इतना ही नहीं, बहराइच में सभा के दौरान ओवैसी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का भी जिक्र छेड़ा। इस दौरान भी निशाना सिर्फ अखिलेश ही थे। हालांकि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने विपक्षी गठबंधनों पर अपनी पार्टी का रुख दोहराया और कहा कि वो बीजेपी को हराने की कोशिश करने वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार हैं। लेकिन ये भी उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि वो किसी के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे। दरअसल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के लोगों से अपनी पार्टी का समर्थन करने की अपील की और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर राज्य के कुछ हिस्सों में विकास न कर पाने का आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो अखिलेश यादव को जरूर परेशान करेगा। ओवैसी ने मदीना और काबा का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। भाईजान ने अखिलेश और ममता की दोस्ती पर तंज कसा और टीएमसी के बागी सांसदों को बीजेपी आरएसएस की कठपुतली तक बता दिया। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले सांसदों को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से तीखा सवाल पूछा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं,
आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है।